छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होती मोर्चा न हु की ओट में। ता समय शिवराज हुकुम का हल्ला कियो, ताबा बांधी परो हल्ला बीर भट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी जाकी भट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरी मुख घाव दे दे कूदी परी कोट में। अब हम सबसे पहले इन शब्दों के शब्दार्थ, कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखेंगे। कमान अर्थात धनुष, हुक्म के अर्थात हुक्म देकर, लय जोट में अर्थात एकत्र करके, हिम्मती साहस, कहाँ लो कहाँ तक, कहाँ वर्णन करूं कहूं, कीमती कीमत जाकी जिसकी, ओट आड़ भट झोट वीरों के समूह में, कंगूरन पे कंगूरों पर पांव दे दे पैर रखकर, पांव घाव दे दे घायल करते हुए, अरिमुख शत्रुओं के मुंह पर, कूद पड़ते हैं कोट में, किले में। बच्चों, इन सभी शब्दार्थों को मैंने सबसे पीछे एक बार दोबारा भावार्थ रूप में देने का प्रयास किया है, वहां से शब्दार्थ देख करके सभी लिख लेंगे अपने पास। अब हम कविता समझते हैं। शिवाजी के सेना युद्ध करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो उन पर तोप और बंदूकों से हमला होता है। तब वे भी उनका प्रतिकार करते हैं और शिवाजी का शत्रु सेना पर ऐसा आतंक छाया है कि मोर्चे की आड़ लेने के बावजूद वे लोग युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुओं की इसी कमजोरी का अनुमान करके शिवाजी अपनी सेना को विरुद्ध पक्ष पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं और वह स्वयं भी युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं, जिससे शत्रु सेना में हलचल मची जाती है। अब शिवाजी का आदेश पाते ही उनके सैनिक अपने मूंछों पर ताव देते हुए किलों की सबसे ऊंचे कंगूरों पर अर्थात सबसे ऊंची चोटी पर अपना पांव रखकर अधिकार जताते हैं और विपक्ष के जो सैनिक हैं उनके चेहरों पर घाव दे देकर उनके किलों को वह जीत लेते हैं। तो इस तरह से जो पहली पंक्ति है, पहला चरण जो है, पहला पद है, इस पहले पद में कवि श्री भूषण जी ने शिवाजी के सेना की ताकत और उनके वीरता का वर्णन किया है। बच्चों, अब हम दूसरा चरण पढ़ते हैं। साजिद चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सुतरनी धूर धारा में लगत, जीमी धारा पर पारा पारावार यू हलत है। बच्चों, इस दूसरे चरण में कवि श्री भूषण जी ने शिवाजी महाराज की सेना जब युद्ध के लिए आगे बढ़ती है तो उसका धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब शिवाजी महाराज युद्ध के मैदान में जंग जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपनी उपाधि के साथ, तो उनकी चतुरंगिणी सेना भी, चतुरंगिणी सेना अर्थात हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इन चारों तरह की सेना आगे बढ़ रही है और उन सब के भीतर उमंग है, उत्साह और साहस है। सैनिकों के भीतर और अधिक उत्साह भरने के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिसके कारण हाथियों के कनपटी से भी पानी निकलने लगता है। कारण यह है कि इस उत्साहवर्धक नगाड़ों से हाथी भी अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं
और इस तरह उमंग से भरने के कारण ही उनके कनपटी से पानी की धारा बह निकलती है, जो यह आभास देती है कि नदियां बह रही हैं। बच्चों, एक साथ सभी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके कदमताल सभी ओर सुनाई दे रहे हैं और कोलाहल इस वजह से हो रहा है। इसी तरह जब हाथी एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा आभास होता है कि संसार के सभी पहाड़ अपने स्थानों से उखड़ रहे हैं। सैनिकों के आगे बढ़ने से उनके कदमताल के कारण चहुं ओर धूल उड़ रहे हैं। इस धूल के ही कारण आकाश में सूर्य को देखने पर वह भी तारा के समान ही दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सैनिकों के और आगे बढ़ने से समुद्र में भी हलचल होने लगती है। जैसे थाली में पारा रखने पर वह यहाँ वहाँ अस्थिरता से हिलने लगता है, स्थिर नहीं रह पाता, ठीक उसी तरह से समुद्र का जल भी अस्थिर होने लगता है और वह भी यहाँ वहाँ हिलते हुए से दिखाई देने लगता है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह सिर ताज को, दावा पुर हुत के कुल पर, दावा सब पच्छिन के गोल पर, बाज को भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में। रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पच्छांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात साही तहां दावा शिवराज को। बच्चों, यहाँ कवि ने शिवाजी के बहादुरी का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि जिस तरह से नागों पर गरुड़ अपना अधिकार दिखाते हैं, शेर हाथियों के समूह पर अपना अधिकार दिखाते हैं, इंद्र पहाड़ों के समूह पर जिस तरह अपना अधिकार रखते हैं, जिस प्रकार बाज पक्षी अन्य पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी तरह से भूषण जी के अनुसार शिवाजी महाराज भी पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगल बादशाहों का साम्राज्य है, उन सभी प्रदेशों पर वह अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य अपना दावा अपने रवि किरण के आधार पर, यानी अपने प्रकाश के आधार पर समाज पर रखता है, दिखाता है, ठीक उसी तरह से पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सब जगह जहाँ भी मुगल बादशाहों का साम्राज्य है, वहाँ शिवाजी महाराज अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, अब हम अगला पद पढ़ते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिव राजवीर, तेरे त्रास नगर जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। बच्चों, यहाँ पर शिवाजी महाराज के कारण मुगल बादशाहों की बेगम यानी उनकी रानियां किस तरह से परेशान हैं और उनके रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह वर्णन कवि श्री भूषण जी ने किया है। कवि कहते हैं कि मुगलों की रानियां बेगमें जो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थीं, अब शिवाजी महाराज के हमलों से भयभीत होकर भागकर जंगलों में और पर्वतों में छिप गई हैं। ये बेगम पहले उत्तम फलों और पकवानों का सेवन करती थी, लेकिन अब जंगल में जो कंदमूल उपलब्ध हैं उन्हीं का सेवन कर पाती हैं। इसी तरह ये रानियां पहले दिन में 3-3 बार खाती थीं, जबकि अब केवल 3 बेरों से ही, बेर जो फल है, उन 3 बेर से ही उन्हें अपना गुजारा
करना पड़ता है, यानी 3 बेर खाकर ही उन्हें अपना पेट भरना पड़ता है और दिन निकालना पड़ता है। इसी तरह से ये रानियां पहले गहनों की अधिकता के कारण शिथिल हो जाती थी, यानी अधिक गहने पहनने के कारण उसके वजन के कारण यह शिथिल हो जाया करती थी। लेकिन अब यह भूख के कारण शिथिल हो जा रही हैं। बच्चों, चूंकि जंगलों में रह रही हैं, पर्वतों में रह रही हैं और 3 समय खाना खाने के बजाय मात्र 3 बेरों से ही उन्हें अपना पेट भरना पड़ रहा है। यही कारण है कि भूख के कारण उनका शरीर अब शिथिल हो चुका है। शिवाजी महाराज के हमलों के कारण ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली जो बेगम है, पहले ये लोग गर्मी से बचने के लिए इनकी बांदियां यानी इनकी जो दासियां थी वह बिजन अर्थात पंखे डुलाया करती थी। यानी शिवाजी महाराज के हमले से पहले ऊंचे महलों में रहने वाली इन बेगमों के पास दासियां हुआ करती थी, जो गर्मी से बचाने के लिए इन्हें पंखे डुलाती थी, इनके लिए पंखे डुलाती थी, इन पर बिजन डुलाया करती थी। अब ये रानियां स्वयं निराश्रित होकर जंगल में फिर रही हैं, यानी बिजन कर रही हैं। महलों में रानियां अनेकों आभूषण हीरे रत्नों के जड़वाती थीं, जबकि आज जंगलों में वे इतनी दयनीय अवस्था में हैं कि वस्त्र भी उनके पास नहीं हैं। बच्चों, यह जो पद है, इस पद में हम देख सकते हैं कि यमक अलंकार का हमें उदाहरण मिलता है, यानी शब्द का पुनरावर्तन और साथ ही उसका अर्थ में भी भिन्नता दिखाई देने के कारण यह यमक अलंकार से युक्त चरण है। देख सकते हैं हम इसकी पंक्तियां। कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। यानी पहले कंदमूल खाया करती थीं, जगत उत्तम तरह के फल पकवान खाया करती थी, और अब शिवाजी महाराज के कारण जंगल में रह रही हैं और वहां पर जो कंदमूल उपलब्ध हो रहे हैं, फल वही वह खा रही हैं। इसी तरह पहले महलों में यह 3-3 बार खाना खाया करती थी भरपेट, जबकि अब सिर्फ 3 बेरों से ही उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। इसी तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं। तो बच्चों, इस तरह यह कविता पूर्ण हो चुकी है और अब भावार्थ में दे रही हूँ। इन भावार्थों को अपने पास लिखकर रख लोगे।